हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना एस में आपका स्वागत है। सो दिस इज द सीरीज 1.5 ईयर करंट अफेयर्स, जिसमें हम पूरे जोश के साथ और पूरे होश के साथ करंट अफेयर्स कर रहे हैं प्रीलिम्स 2025 के लिए। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स। तो दिस इज लेक्चर नंबर 12। इससे पहले लेक्चर हो चुके हैं 1 से लेकर 10 तक लेक्चर हो 1 से लेकर 11 तक लेक्चर हो चुके हैं। दिस इज द 12th लेक्चर, राइट। और इसके अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, बट बिफोर स्टार्ट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक इकोनॉमिक्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 21 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। ये हमने डेट फाइनल करी है। टाइमिंग विल बी 7 to 9 AM। यस, सुबह ये बैच होगा 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, जिससे कि आप सही टाइम पर उठना सीखें, राइट। आप कम से कम 6 बजे तो उठ जाएंगे इस कोर्स के लिए, राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारा होमवर्क आपको दिया जाएगा। बहुत सारे प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज के अंदर है, राइट। और बहुत रिवीजन इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। बहुत रिगरसली हम इसके अंदर प्रिपरेशन करने वाले हैं। नोट्स आपके इतने इंपॉर्टेंट होंगे इसके, ठीक है। आपने कहीं पर भी इस तरह के नोट्स नहीं देखे होंगे। योजना, कुरुक्षेत्र, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जो 4-5 साल के इकोनॉमिक सर्वे हैं, वो सब हम इसके अंदर से छांट रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको इसके अंदर पढ़ाना होगा। ये सारी चीजें हम इसके अंदर आपको पढ़ाएंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये कोर्स जो है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 21 अगस्त। तो इस कोर्स को सभी बच्चे ज्वाइन करें। सीट्स थोड़ी लिमिटेड है इसके अंदर, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स को भी कहा है कि वो भी आए इस कोर्स के अंदर। तो आप जल्दी से जल्दी इसको क्या करें, इसको ज्वाइन करें, राइट। इस कोर्स को ज्वाइन करें। चलिए, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ और भी कोर्सेज है, पर अभी रिकॉर्डेड हो गए हैं। ये वाला इकोनॉमिक्स का कोर्स वाज लाइव, ठीक है, इस लाइव कोर्स, ठीक है। ये हो गए रिकॉर्डेड। ये वंस अपॉन ए टाइम दे वर लाइव, ठीक है। अब ये रिकॉर्डेड हो गए। जैसे इथिक्स का कोर्स अभी आप ले सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको इसके अंदर बता रहे हैं, राइट। इसी के साथ मॉड्यूलर कोर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, मॉड्यूलर कोर्स ऑन पॉलिटी, ये भी आप लीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत अच्छे कोर्स हैं ये और बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, राइट। चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहली चीज हमको जो पढ़नी है दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज क्यों न्यूज में, इसके लिए पिछला लेक्चर देखो आप, 11th लेक्चर देखो। 11th लेक्चर के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में हमने बताया था कि वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, न्यूज के अंदर है। और वर्ल्ड हेरिटेज न्यूज के अंदर है, तो ये क्या है, ये क्यों न्यूज में है, ये आपको पिछले लेक्चर में देखना पड़ेगा। अब देखो, हेरिटेज क्या होता है। हेरिटेज मतलब ऐसी कोई चीज जिसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना, पास्ट में कभी बनी हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नेचुरल हेरिटेज भी हो सकता है, मैन मेड हेरिटेज भी हो सकता है, राइट। इस तरह के हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के यूनाइटेड नेशंस जो है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज यूनेस्को। यूनेस्को ऐसे बोलता है कि वर्ल्ड हेरिटेज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज फ्यूचर जनरेशन को ये इंस्पिरेशन देते हैं। दे की एक तरह से धरोहर होता है हमारी, राइट। और इनके ऊपर किसी की भी बपोती नहीं होती साहब। जैसे इंडिया के अंदर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो इंडिया की नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की है। पीपल ऑफ वर्ल्ड के लिए उसको, इट बिलोंग्स टू पीपल, ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो उसको कंजर्व करने का यूनाइटेड नेशन, जो कि इंटरनेशनल बॉडी है, एक इंटरनेशनल इफर्ट्स के थ्रू उसको कंजर्व करने का हमको क्या करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारी साइट्स को यूनेस्को अपनी लिस्ट के अंदर डालता है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, यूनेस्को सीक्स टू इनकरेज द आइडेंटिफिकेशन, इन साइट्स की आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, इनका जो कि कल्चरल साइट्स भी हो सकती है, नेचुरल हेरिटेज भी हो सकती है, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है ह्यूमैनिटी के लिए, उनको यूनेस्को क्या होता है, उनको कंजर्व करने का, प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का, आइडेंटिफाई करने का काम करता है साहब, ठीक है। और इसके लिए एक कन्वेंशन है, दैट इज नोन एज व्हाट, कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जो कि यूनेस्को ने 1972 के अंदर ही कन्वेंशन निकाली थी। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी की बपोती नहीं है भाई। किसी कंट्री में है तो उसकी बपोती, वो सबका है। उसको सबको मिलकर उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे काम कर रही है। अब कन्वेंशन क्या करती है, इस कन्वेंशन के अंदर क्या है, कन्वेंशन से क्या रखा है भाई, जो भी इस कन्वेंशन के मेंबर हैं, सुन लो ध्यान से, जो भी स्टेट हैं वो क्या करें, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो छांटे कि हमारी इस कंट्री के अंदर कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो कि एक तरह से इंस्पिरेशन हो सकती है हमारे लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, राइट। एक तो काम ये करे। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर ये बोला जाएगा कि देखिए, आपको स्टेट क्योंकि आप कन्वेंशन का पार्ट है, तो आपको ना सिर्फ अपनी अपनी हेरिटेज साइट्स जो है उसको कंजर्व करने के लिए एफर्ट मारने चाहिए, पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उनको भी कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स मारने चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है
कन्वेंशन सेट आउट द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट पार्टीज इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल साइट्स बताएं एंड देयर रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग देम, और वो खुद भी प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करें उनको बाय साइनिंग द कन्वेंशन। ईच कंट्री प्लेजेस कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि टू कंजर्व नॉट ओनली द वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन इट्स टेरिटरी बट आल्सो टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल हेरिटेज, और दूसरी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर भी क्या करें, उसको भी प्रोटेक्ट करें। स्टेट पार्टीज आर एनकरेज कि आप सब मिलकर काम करें टू इंटीग्रेट द integrate the protection of the cultural and natural heritage sites into regional planning programs, अपने planning programs में डालो, set up staff, services and their sites, right? अंडरटेक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंजर्वेशन रिसर्च करो, और इसके कारण क्या हो, उसके कारण उस हेरिटेज साइट्स को आप बचाएं। इस तरह से यूनेस्को क्या करती है, एक तरह से इसके अंदर एनकरेज करती है स्टेट्स को, राइट। इसके अलावा आप देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिशन का ये सब आप देखेंगे, ये इसका मिशन है, एनकरेज कंट्रीज टू साइन द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये सब कन्वेंशन साइन करें, ठीक है। 1972 कन्वेंशन जैसे हम साइन कर चुके हैं उसको। एनकरेज स्टेट पार्टीज टू कन्वेंशन टू नॉमिनेट साइट्स को नॉमिनेट करने के लिए, मैनेजमेंट प्लान्स एंड सेटअप रिपोर्टिंग सिस्टम। इस तरह से इन सब चीजों का ये मिशन है यूनेस्को का कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इस तरह से आपको एनकरेज करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोवाइड इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इमीडिएट डेंजर, कोई भी मान लीजिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इमीडिएट डेंजर में, उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करे, ये भी आपकी क्या है, जिम्मेदारी बनती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसके लिए है ना एक फंड भी है, वर्ल्ड हेरिटेज फंड, उसको कैसे यूज करना है कन्वेंशन के अंदर लिखा हुआ है। एंड मैनेज्ड एंड अंडर व्हाट कंडीशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस में भी प्रोवाइडेड, ये सब चीजें कन्वेंशन के अंदर लिखा है, पर ये बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा तो हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए जो काम का है वो ये है, देखो कन्वेंशन तीन तरह की होती है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट तीन तरह की होती है। एक तो होती है कल्चरल, ठीक है, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक होती है नेचुरल, ठीक है, जो प्रकृति ने बना के दी हमको। और एक होती है मिक्स्ड, भाई उसमें थोड़ा कल्चर भी है, थोड़ा नेचुरल भी है, तो उसको मिक्स साइट बोलते हैं। तो हमारे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर 35 कल्चरल साइट है, ठीक है, 35 कल्चरल साइट्स हैं। अभी जो लेटेस्ट ऐड हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, मॉइडम्स जो अपन ने कल पढ़े थे, माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी, ये जो है लेटेस्ट ऐड हुई 2024 के अंदर, ये भी याद रखिएगा। नेचुरल साइट्स के अंदर देखिए तो ये 35 है, ये समझ में आ रहा है, कल्चरल साइट के ऊपर 35 है, ये पूरा का पूरा उसकी वेबसाइट पे से लिया गया है। नेचुरल साइट्स के अंदर देखेंगे तो 7 साइट्स आर देयर जो कि नेचुरल है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कम से कम ये याद कर लेना आप, ये 7 साइट्स याद कर लेना, क्योंकि यार 35 तो उसको पता है यूपीएससी वाले को कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप कम से कम 7 ये साइट्स तो याद कर लो, ठीक है। और मिक्स्ड में अगर हम देखें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क मिक्स के अंदर आती है, राइट। I hope this is clear to everyone. This is how you have to understand this. ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज यूनाफोर एसपीडीज। अब ये क्या है, यूनाफोर एसपीडीज क्या है, एसपीडीज क्या है, ये अपन इसके अंदर समझ रहे हैं। ये देखो एक तरह से रेड सी के बारे में जानते हो? यस सर जानते हैं। रेड सी के अंदर है ना एंट्री बंद हो गई है ना, बीच के अंदर एंट्री बंद हो गई थी रेड सी में। चलो इसका एक बार मैप ही खोल लेते हैं अपन। ये रेड सी है, इसके अंदर एंट्री इसलिए बंद हो गई थी बिकॉज यमन जो है, राइट, यमन, इसके अंदर हौतीज थे, तो बहुत सारे हौतीज थे। हौतीज ये एक तरह से मिलिटेंट ग्रुप है ना, जिसको प्रोटेक्ट करता है ईरान। ईरान इज प्रोवाइडिंग देम प्रोटेक्शन, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, बस चेक कर रहा था भाई, लाइव रिकॉर्डेड तो है ना, ठीक है। तो ईरान इज प्रोवाइडिंग देम व्हाट, ईरान इज प्रोवाइडिंग देम द प्रोटेक्शन, कि भाई तू मिलिटेंट ग्रुप है, मेरा एक तरह से प्रॉक्सी ग्रुप है, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, इसराइल और हमास के बीच में वार हो रहा है, ठीक है, बहुत सही। इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सपोर्ट कर रही है, यूके सपोर्ट कर रही है, राइट, है ना, वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रही है। अब ये बात ईरान को थोड़ा हजम नहीं होता है, ठीक है। तो ईरान क्या करता है, ईरान इसको एक्टिवेट कर देता है, यमन के अंदर जो हुतीज हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, और कहता है कि भाई देखो रेड सी के आसपास का एरिया जो है ना, उसको तुम क्या करो, उसको एक तरह से तुम उस पर अटैक करो। कोई भी शिप आ रहा हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, पहले तो यूएसए का शिप की बात थी, फिर धीरे धीरे सभी शिप्स के बारे में बात करने लग गए कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज के शिप हैं उन सब के ऊपर तुम अटैक करो, एक सॉलिडेरिटी दिखाओ हमस के साथ, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर
इस तरह के अटैक यहाँ पर हो रहे हैं। तो इन अटैक से बचने के लिए, इन अटैक से बचने के लिए ही यूरोपियन यूनियन ने एक तरह से अपना एक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है यूनाफोर एस्पीड्स, ठीक है। EU military operation contributing to protecting freedom of navigation to safeguard maritime security, especially for the merchant and commercial vehicles in the Red Sea, Indian Ocean and Gulf, ठीक है। इंडियन ओशन और गल्फ के अंदर भी ये है। तो यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है, क्या ये सिर्फ रेड सी के लिए है, रेड सी ओनली? तो आपको लगेगा रेड सी में कंफ्लिक्ट हो रहा है तो रेड सी के लिए है, नहीं, इंडियन ओशन और गल्फ के लिए भी है। तो इस तरह से एक तरह से मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पर बनाया गया है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यूनाफोर एस्पीड्स within its defensive mandate is to provide maritime situational awareness, accompany vessel and protect them against the possible multi-domain attack at the sea, right? I hope this is clear to everyone। इसके साथ साथ मिलिट्री वाली चल रही है, एक शिप यहाँ पर चल रहा है कमर्शियल शिप, उसके साथ साथ मिलिट्री वाले यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर इस चीज को इन्होंने क्या करा, इस चीज को रेड सी को पूरा कंट्रोल करके है ना कमाल कर दिया। बिकॉज आप देखेंगे कि स्विस कैनाल से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी से स्विस कैनाल से होते हुए फिर रेड सी से निकलना पड़ेगा, तभी जाकर ये लोग वेस्ट वाले लोग जो होंगे वो ईस्ट के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर इस रास्ते को अगर ये जाम कर देंगे पूरा का पूरा, तो दैट विल बी वेरी वेरी बैड सिचुएशन फॉर द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मरवा दिया, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की चीजें हो रही। तो रेड सी अभी न्यूज में भी इसलिए है बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ द कार्गो शिप्स एंड टैंकर्स आर बीइंग रीरूटेड अराउंड द सदर्न टिप ऑफ द अफ्रीका। पूरा घूमकर जाना पड़ रहा है, जैसे वास्को ड गामा आया था ना वैसे जाना पड़ रहा है, ठीक है, टू अवॉइड हुतीज अटैक इन द रेड सी। तो रेड सी क्या है? सी वाटर इनलेट है इंडियन ओशन का, लाइंग बिटवीन द अफ्रीका एंड एशिया। अफ्रीका और एशिया के बीच में ये है, राइट। यहाँ पर देखो मैप, अगेन आपको मैप दिखाता हूँ इसके अंदर, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, इसके बीच में ये एरिया जो है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रेड सी। और रेड सी है ना, बड़ा ही सलाइन वाटर इसके अंदर रहता है, बहुत ही, अगर आप देखेंगे इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसके अंदर फ्रेश वाटर बहुत कम आता है। फ्रेश वाटर बहुत कम क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती, राइट, बारिश बहुत कम बारिश होती है, राइट, है ना, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन इसकी ऐसी है कि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। और दूसरा अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई ऐसी फ्रेश वाटर रिवर, कोई बड़ी सारी रिवर भी नहीं है जो फ्रेश वाटर रिवर इसके अंदर आती हो और इसका पानी फ्रेश कर दे। तो इसका तो पानी भाई इवेपोरेट ही होता रहता है, और इवेपोरेट होता रहेगा पानी। तो पानी के अंदर नमक, आपके टूथपेस्ट में नमक है, वैसे ही रेड सी के पानी के अंदर क्या है? नमक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो सलाइन वाटर ये रहता है, राइट। वन ऑफ द मोस्ट सलाइन बॉडीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सलाइनिटी वाली बॉडी कौन है वाटर की बॉडी? ये बताओ कौन सा सी ऐसा है जो सबसे ज्यादा सलाइन है? रेड सी तो है ही, पर इससे भी सलाइन एक सी है, राइट। उसके ऊपर इतनी सैलिनिटी है कि आप उसके ऊपर तैर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा है वाटर की, तो आप उसके ऊपर तैर सकते हैं आराम से, अगर तैरना नहीं आता तो भी, राइट। बॉर्डरिंग कंट्रीज, यहाँ पर देखो इसके अंदर कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए एक तो यहाँ से अपन चले तो इजिप्ट इज देयर, ठीक है, इजिप्ट है, राइट। इजिप्ट के बाद हम देखेंगे यहाँ पर अगर जॉर्डन इज देयर, यस, इजिप्ट क्यों नहीं, जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन कनेक्ट नहीं हो रहा इससे, है ना, रेड सी से कनेक्ट नहीं हो रहा ना। इजिप्ट इज देयर, हम देखेंगे सऊदी अरेबिया इज देयर, ठीक है, सूडान भाई यहाँ पर है, सूडान भी है यहाँ पर, येमन तो है ही तभी फायदा उठा रहा है, और इरिट्रिया भी है, राइट। ये कंट्रीज जो है ना, दे आर द सराउंडिंग कंट्री ऑफ रेड सी की सराउंडिंग कंट्रीज है ना। आई होप दिस इज क्लियर। देख लेते हैं कोई और बस तो नहीं गई। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, येमन, सूडान, इरिट्रिया एंड जुबॉइटी। जुबॉइटी भी यहाँ पर, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जुबॉइटी रह गई होगी, ये रही भाई छोटू सू कंट्री, राइट। तो जुबाइटी भी कहीं ना कहीं इससे लिंक हो रखी है, राइट। तो जुबाइटी भी इसके अंदर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आपको सबको ये क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर कनेक्टेड टू इंडियन ओशन इन द साउथ थ्रू द बब अल मंदेब स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन और बब अल मंदेब स्ट्रेट से कनेक्ट है इंडियन ओशन के अंदर। अगर हम देखेंगे तो इंडियन ओशन के अंदर इस तरह से कनेक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पर जो कनेक्ट है, यहाँ पे देखो बब अल मंदेब स्ट्रेट है, राइट, और गल्फ ऑफ एडन है। तो यहाँ से फिर वो क्या करता है, इंडियन ओशन को कनेक्ट कर लेता है। तो ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है। नॉर्थ के अंदर देखेंगे तो सिनाई पेनिनसुला आपको दिखेगा, ठीक है, नॉर्थ के अंदर ये देखो सिनाई पेनिनसुला, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और गल्फ ऑफ एडन के अंदर खत्म होता है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है सबको? दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बहुत आसान भाषा में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, रेड सी का नाम रेड क्यों है? बिकॉज यहाँ पर देखो इट कंटेन साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड ट्रिकोडेस्मियम
इथेरियम, राइट, ये इसका नाम है, एल्गी है और ये रेड कलर की होती है, तो ये भी रेड रेड दिखता है, रेडिश ब्राउन जैसा इसका वाटर दिखता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ये भी क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि रेड सी के अंदर मैंने बताया आपको पानी बहुत सेलाइन रहता है, सेलाइन रहने का क्या है, इसके अंदर प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, राइट, तो पानी इवोपरेट तो करता है, पर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है हमेशा, तो हाई प्रेशर रहता है तो यहाँ पे रेन नहीं हो पाती, राइट। आई होप नीचे नीचे की साइड हाई प्रेशर रहता है, राइट। तो दूसरा है, while the Red Sea does not receive major inflow like some other seas or the oceans, it does receive some fresh water input from the small river। कुछ कुछ स्मॉल रिवर्स और स्ट्रीम आके इसके अंदर रहती है, तो रेड सी के अंदर इस तरह से थोड़ी बहुत होती है रिवर्स, कोई ऐसी ज्यादा रिवर, बड़ी रिवर, मेजर रिवर कोई नहीं है जिससे कि इसका पानी जो हो जाए वो फ्रेश हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक ऑपरेशन और करा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक तो यूरोप ने कर लिया जो अपन ने पढ़ा अभी, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला सब हम भी कर लेते हैं, और उसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। अगर ऐसा पूछा जाए तो आप इसके अंदर देखें, रेड सी को, रेड सी सदन, तो जो रेड सी है जिसको एनकाउंटर, जिसको काउंटर कर, इसको जिसके ऊपर अटैक कर रहे हैं हुतीज अटैक, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और इसके अंदर कुछ कंट्रियाज इन कंट्रीज हुई हैं, बट पहले कुछ और भी कंट्रीज थी, पर धीरे धीरे कंट्रीज निकल गई इसके अंदर, ठीक है। इसका पीछे का रीजन क्या है, वो मीन्स एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप देखो कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, बहरीन, कनाडा, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स will come together to jointly address security challenges in the southern Red Sea and Gulf of Aden। I hope this is clear। तो भाई हुतीज ने वहां पर धमाचौकड़ी मचा रखी है, और उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये अलायंस बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है, जिससे कि वो लड़ सके हुतीज से, रेड सी की हुतीज से, जिससे कि रेड सी का नेविगेशन जो हो वो फ्री हो सके, राइट। चलो भाई, नेक्स्ट इज ग्रेट इनिशिएटिव। अरे वाह, दिस इज ए वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, है ना, इसका नाम ही ग्रेट है ना। जैसे कोई वो कुछ, चलो छोड़ो, हाँ बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे डरना क्या है। कुछ इंस्टीट्यूट होता है अपने नाम लिखते हैं बेस्ट आईएएस इंस्टीट्यूशन, है ना, तो कभी आप सर्च करोगे बेस्ट आईएएस इंस्टीट्यूशन तो सबसे पहले उसका ही नाम आएगा, क्योंकि उनकी वो अपना नाम ही ऐसे लिख रहे हैं, बेस्ट आईएएस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कुछ आपका नाम है XYZ, ये नाम नहीं बताएंगे, इसके नीचे बेस्ट आईएएस, खुद ने बता दिया पहले बेस्ट है साहब, ठीक है। तो वो क्या होता है कि सर्च करते हैं तो जब इसी तरह से ये इनिशिएटिव ग्रेट इसलिए बिकॉज इसका नाम ही ग्रेट है। अपग्रेड क्या है, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। ओ बाप रे सर, बहुत बड़ा नाम है, और ये भारत का एक इनिशिएटिव है जो कि भारत के नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का, एक तरह से टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का पार्ट है। अब इसके अंदर तीन चार चीजें हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सब आप ये बता दो टीटी क्या होता है, टीटी मतलब टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है। फिर ये बता दो हमें नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या होता है। फिर हमें ये बता दो ये ग्रेट इनिशिएटिव क्या है, ठीक है। यही तीन चीजें आपको इसके अंदर समझनी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पर अपन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ग्रेट इनिशिएटिव जो है, ठीक है, ये ऑब्वियसली ये टेक्सटाइल है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का पार्ट है, राइट। ग्रेट इनिशिएटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। एनकरेज यंग इनोवेटर्स, यंग इनोवेटर्स को एनकरेज कर रहे हैं, साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को, स्टार्टअप वेंचर्स को इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, बट वी डू नॉट नो व्हाट इज टेक्निकल टेक्सटाइल येट। बट अभी 5 मिनट 2 मिनट बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। टू ट्रांसलेट देयर आइडियाज इनटू कमर्शियल टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स एंड मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। और ग्रांट इन एड इसके अंदर जो है नॉर्मली अप टू 50 लाख फॉर ए पीरियड ऑफ 18 मंथ, 50 लाख की ग्रांट मिलेगी, 18 महीने के लिए मिलेगी। ठीक है सर, ये सब चीजें हमको क्लियर है। अब काइंडली लेट अस नो व्हाट इज टेक्निकल टेक्सटाइल। भाई देखो मैंने एक कपड़ा पहन रखा है, दिस इज ए नॉर्मल कपड़ा, ये नॉर्मल कपड़ा है। पर आपने देखा है बैटमैन का एक कपड़ा था, आपने देखा होगा बैटमैन की मूवी के अंदर, उसके अंदर जो मैं भूल रहा हूँ, है ना, क्या नाम था उनका, उनके जो साइंटिस्ट थे, है ना, वो बताते हैं कि देखो बैटमैन बिगिंस के अंदर, है ना, बैटमैन बिगिंस बहुत अच्छी मूवी, उसके अंदर बोलते हैं देखो ये एक नॉर्मल कपड़ा दिख रहा है, बट जैसे इसके अंदर थोड़ा सा करंट पास करोगे तो वो कपड़ा ऐसा हो जाता है, बैट की शेप का, बिल्कुल टाइट, है ना, एक तरह से इस तरह का हो जाता है, जिससे कि आप उड़ सकते हो आराम से, ऊपर से कूद जाओगे छत के नीचे से तो वो आपको उड़ने के अंदर मदद करेगा। दैट वाज ए टेक्निकल टेक्सटाइल, वो टेक्निकल टेक्सटाइल था। इसी तरह से आप देखेंगे कुछ ऐसे चीज, जैसे कि मान लो आप कहें बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, इसमें अगर गोली मारी तो अंदर घुस जाएगी। बुलेट प्रूफ जैकेट कुछ फंक्शनल काम कर रही है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर बहुत सारे कपड़े यूज करते हैं, फायर प्रूफ जैकेट्स जो होती हैं, ठीक है। आप देखेंगे अब जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उनके कपड़े अलग होते हैं, ठीक है। स्पेस के अंदर जाते हैं उनके कपड़े अलग होते हैं। तो वो जो टेक्सटाइल्स हैं जो टेक्निकल काम कर रही है, कुछ फंक्शनल
फंक्शनल काम करने के लिए स्पेशली बनाई जा रही है, आपके और मेरे कपड़े नहीं, इन लोगों के जो कपड़े होते हैं, दैट इज नोन एज टेक्निकल टेक्सटाइल। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर जैसे हो सकता है कि ऐसा, जैसे धूम मूवी के अंदर देखा था आपने, ऋतिक रोशन यूं करता है और मैग्नेट वाला ऑन होता है और उसके चिपक जाता है ना, फिर वो ऐसे ऐसे करके चढ़ता है ऊपर। तो वो क्या है, जो उसने कपड़ा यूज करा होगा उसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर वो सेंसर वेंसर लग रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज टेक्निकल टेक्सटाइल, है ना। एंटी बैक्टीरियल, कुछ सॉक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज होती है, कोई रिंकल रेजिस्टेंस, कुछ अलग तरह से एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी, जिनका कोई फंक्शन के अंदर काम होता है। तो देखो टेक्निकल टेक्सटाइल की अब डेफिनेशन पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं भाई। Are textile materials and the product manufactured primarily for the technical performance and functional property rather than aesthetic characteristic? पहनने के लिए नहीं, पर उसके अलावा कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टीज के लिए, टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए जो टेक्सटाइल यूज होती है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज टेक्निकल टेक्सटाइल्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो हमने है ना टेक्निकल टेक्सटाइल देखें, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज होती है, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री सेफ्टी और व्हाट नॉट, है ना, सबके लिए अलग अलग तरह का कोई फंक्शनल फैब्रिक इस तरह से यूज होता है फॉर बैटमैन। ठीक है, ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हो एग्जाम में अगर आपको फेल होना है तो। ठीक है, चलो 12 टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट यहाँ पर हमने चूज करे हैं कि हमको किस किस तरह के हैं। तो एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्ड टेक, मोबीटेक, क्लोथ टेक, ओक्योटेक, जियोटेक, पैकटेक, ये सब ये 12 तरीके हैं जिसको हमको अपने टेक्सटाइल मिशन के अंदर यहाँ पर रखना है, राइट। और एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, एरोप्लेन सीट्स, एयर बैग्स, ठीक है, जियोटेक विच इज इंसिडेंटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट, यूज टू होल्ड बैक द सॉइल, ठीक है, ऐसा कोई टेक्सटाइल। तो ये सब चीजें क्या है, टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल कहलाती है। ठीक है साहब, अब हमको टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब समझ में आ गया सर, हमको ग्रेट इनिशिएटिव भी आपने बता दिया। अब तीसरी चीज हमको बता दो, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म होगा, सब कुछ बताना, मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है ये भी बताना, और इसका क्या एम है, क्या गोल है ये भी बताना, और क्या कंपोनेंट्स है ये भी हमें बता देना। पूरे ये सब पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है, इट एम्स टू पोजीशन की कंट्री एक ग्लोबल लीडर की तरह बने टेक्निकल टेक्सटाइल में एंड इंक्रीज करे यूज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर टेक्निकल टेक्सटाइल का इंक्रीज यूज हो। अप्रूव्ड विद ए 4 ईयर इंप्लीमेंटेशन पीरियड, फाइनेंशियल 2021 से लेकर 23-24 तक का ये एक तरह से प्लान बनाया नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। उसके अंदर ही बहुत ही महान इनिशिएटिव, जिसको हम प्यार से ग्रेट इनिशिएटिव बोल रहे हैं, वो उसके अंदर लॉन्च करा गया है। इट एम्स एट टेकिंग डोमेस्टिक मार्केट साइज टू $40 बिलियन टू $50 बिलियन बाय 2024 तक हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को, टेक्निकल टेक्सटाइल के मार्केट को $14 बिलियन तक लेकर जा रहे हैं। 4 साल है और 4 ही कंपोनेंट है। क्या बोले, 4 साल और 4 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट देखें, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, जिसके अंदर 1000 करोड़ रुपए तो इसके अंदर ही डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है। दिस रिसर्च विल बी एट बोथ फाइबर लेवल, एप्लीकेशन बेस्ड इन जियो वगैरह, ये सब चीजें इनके ऊपर होगा। रिसर्च एक्टिविटी विल आल्सो फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस मशीनरी एंड प्रोसेस इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंपोनेंट जिसके अंदर 50 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, इट इज फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल। भाई बना दिया, उसके बाद प्रमोशन करो, डेवलपमेंट करो उसका, ठीक है, मार्केट मार्केट करो, राइट। थर्ड कंपोनेंट जिसमें 10 करोड़ रुपए, इट फोकसेज ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन सो द टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री रीच फ्रॉम द 14,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक ये हो जाए, एंड विल एंश्योर 10% एवरेज ग्रोथ एवरी ईयर टिल द मिशन एंड, राइट। इसके बाद फोर्थ कंपोनेंट है 400 करोड़ रुपए का, राइट। इट फोकस ऑन एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, और मिशन डायरेक्टरेट इज ऑपरेशनल इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मिशन। ठीक है, मिशन डायरेक्टरेट बनाया गया जिसके अंदर ये चारों कंपोनेंट जो होंगे उनको अपन क्या करेंगे, वो एक ऑपरेशनल एजेंसी है, राइट, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, मिशन डायरेक्टरेट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्रोटेक्शन अवर फ्यूचर, द ग्लोबल फोरम फॉर द वैक्सीन सोवरेनिटी एंड इनोवेशन। ये क्या है, ये एक अभी लॉन्च किया गया था, राइट, किसके द्वारा, गावी के द्वारा। गावी सर, गावी जो गाती रहती है वो गावी नहीं, वो गावी नहीं, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। जब कोविड-19 आया था ना, सब घबरा गए भाई, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे कि ग्लोबली हम क्या कर सकें, वैक्सीन का कोई अलायंस है ही नहीं एंड इम्यूनाइजेशन का। तो उसने अभी ऑन जून 2024 गावी
द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस एंड द अफ्रीकन यूनियन, इन तीनों ने मिलकर एक कोलैबोरेशन के अंदर विद टीम यूरोप पार्टनर्स को होस्टेड प्रोटेक्टिंग अवर फ्यूचर, उन्होंने को होस्ट करा है। तो अभी ये देखो ऐसा जाएगा प्रोटेक्टिंग अवर फ्यूचर, द ग्लोबल फोरम फॉर वैक्सीन सोवरेनिटी एंड इनोवेशन, बताओ किसने लॉन्च करा है? तो गावी ने इन सब कंट्रीज के साथ मिलकर लॉन्च करा है, अफ्रीकन यूनियन एंड फ्रांस के साथ। दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो गावी है क्या भाई? ग्लोबल अलायंस वैक्सीन एंड इनोवेशन क्या चीज है? तो ये है देखो एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन इन द पुअर कंट्री। ये 2010 के अंदर बनी थी और इसका जब कोविड-19 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, तो बहुत इसकी जरूरत महसूस हुई, राइट? गावी हैज ऑब्जर्वर स्टेटस एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस है। इसके मेंबर्स आप देखोगे तो ये देखो WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, वैक्सीन इंडस्ट्री ऑफ बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, बिल एंड मिलिंदा गेट्स, ठीक है, फाउंडेशन अमंग द अदर्स, ये है। और इसके अलावा देखो ये सब चीजें हैं इसके अंदर, ये इसकी वेबसाइट्स की है, पावर ऑफ पार्टनरशिप, ये देखो ये सब पार्टनर है इसके, पढ़ लेना एक बार। सिविल सोसाइटीज लेके इम्प्लीमेंटिंग कंट्रीज, गवर्नमेंट, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स, ये सब मिलकर क्या करना चाहते हैं? एक तरह से एक्सेसिबल अफोर्डेबल वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। गावी इम्पैक्ट्स ड्रॉन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स कोर पार्टनर्स, WHO और ये फलाना, ये सारे के सारे पार्टनर्स हैं इसके। गावी आल्सो वर्क विद द डोनर्स इंक्लूडिंग सोवरेन गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर फाउंडेशंस, कॉर्पोरेट, ये सब चीजें, ठीक है। तो इसी कारण से ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो और जिससे कि इम्यूनाइजेशन जो हो और वैक्सीनेशन जो हो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बने वर्ल्ड के अंदर, राइट? चलो फंक्शन क्या है? सपोर्ट द इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, सोच कर देखो, गिविंग इट द पावर टू नेगोशिएट बेटर प्राइसेस फॉर वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री। वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री के अंदर बेटर प्राइसेस के अंदर, बहुत कम प्राइसेस के अंदर इम्यूनाइजेशन ही करती है, एंड रिमूव द कमर्शियल रिस्क ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, है ना? तो मैन्युफैक्चरर से भी बोलती है देख भाई तू भी मास में दे देना हमें, क्योंकि हम पूरा इतना कर रहे हैं, तो वो सस्ते में आ जाएगा, मास के अंदर उठाएंगे तो मास के अंदर सस्ते में आ जाएगा तो वो सस्ते में लगा देंगे, ठीक है। इसका भी ये भी कुछ, ये भी कुछ, ये कंट्री भी कुछ, हम तो वैसे ही खुश। इट आल्सो प्रोवाइड फंडिंग टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम एंड ट्रेन हेल्थ वर्कर्स अक्रॉस द डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये सब चीजें करती हैं। इसके लिए उन्होंने एक बोर्ड भी बना रखा है, गावी बोर्ड, जो 2 बार मिलता है भाई, मीट ट्वाइस इन ए ईयर, इन जून और नवंबर, एंड होल्ड्स एन एनुअल रिट्रीट, एनुअली भी मिलता है मार्च और अप्रैल के अंदर। द बोर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड पॉलिसी मेकिंग, ओवरसीज द ऑपरेशंस ऑफ द वैक्सीन अलायंस, मॉनिटर्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये सब चीजें इसके अंदर करता है। आई होप दिस इज क्लियर। कैसा लगा? राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज टेल मी, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम बहुत सारी और भी सीरीज निकाल रखे हैं, जैसे कि एक सीरीज है आपकी एनसीईआरटीज की, तो एनसीईआरटीज की सीरीज भी 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस साल, सभी सब्जेक्ट की। क्या बात कर रहे हैं सर? यस, तो फालतू का पैसा मत खर्च करो, एनसीईआरटी का कोर्स ज्वाइन कर लो हमारा, और ये कर लो और वो कर लो। डोंट वरी कि सब कुछ आपको प्रोवाइड करा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, ठीक है। करंट अफेयर्स का कोई बैच ज्वाइन मत करना, ठीक है। करंट अफेयर्स भी पूरा फ्री आपको प्रोवाइड करा जाएगा, प्रीलिम्स का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोटी मोटी फीस में फंस जाओगे, ऐसी क्वालिटी तो कहीं मिलेगी भी नहीं आपको, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। प्लीज मेक द शॉर्ट नोट्स, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो और एग्जाम जल्दी से क्लियर करके इस जो विशियस सर्किल में फंसे हो उससे बाहर निकलो, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।